हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। आज हम डिस्कस करेंगे मिडेवल हिस्ट्री और ये मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे बाकी बचे स्लेव डायनेस्टी के शासक के बारे में, यानी कि इल्तुतमिश से लेकर बलबन तक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज यहाँ पे हमारा स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, यानी पार्ट 4 से हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, मोहम्मद गौरी के बारे में और स्लेव डायनेस्टी की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके बारे में। फिर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इस्लाम भारत में कैसे आया, मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, फिर मोहम्मद गजनी के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 और 2 में डिस्कस किया हुआ है। तो पहले आप लोग पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 देखिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। ये दिल्ली का सुल्तान बना रहा 1211 से लेकर 1236 तक। अब देखिए, ये सिंहासन पर बैठने से पहले बदायूं का राज्यपाल था, यानी गवर्नर था। इसके अलावा ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 में, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और फिर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी, किसने, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान होता है दिल्ली का, तब उसकी राजधानी क्या होती है, लाहौर होती है। लेकिन जब इल्तुतमिश बनता है दिल्ली का सुल्तान, तो वो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आता है। फिर ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। आपको ईयर ध्यान में नहीं रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। तो वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया, या फिर इसे चालीसा भी कहा गया। जो अभी जो जिसकी भी सरकार बनती है, चाहे वो राज्य में हो या फिर केंद्र में हो, तो आपको पता होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बहुत सारे। तो उसी तरह से उस समय 40 गुलाम सरदारों का उसी टाइप एक संगठन बनाया गया, सभी क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए, सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसको क्या कहा गया, तुर्कान ए चिहलगानी, या फिर इसे चालीसा भी कहा गया। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस पॉइंट के बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। फिर इसी ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। आपको पता है कुतुब मीनार को किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया, यानी कि फर्स्ट बेसमेंट जो है ये बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर ये किसके द्वारा बनाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसी ने इक्ता प्रणाली चलाई। अब इक्ता प्रणाली क्या है, इसमें छोटे बड़े भूमियों को बांट दिया गया, इसमें जागीरदारों को दे दिया गया और इस पर मुआवजा लिया गया। फिर इसी ने चांदी का टका एवं तांबा का जीतल नामक सिक्का चलवाया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टका एवं जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया था, तो ये चलवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ये इसमें ईयर भी आपको ध्यान में रखना है, 1221 में मंगोलों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1221 में। वैसे ये आक्रमण दिल्ली पर नहीं किया गया था, ये उतना ध्यान रखिएगा। और उस समय भारत का शासक कौन था, ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बहुत बार पूछा गया है कि मंगोलों के आक्रमण के समय, मंगोलों ने जब पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का शासक कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। अभी उस समय हुआ क्या, एक चीज़ छोटा सा मैं कहानी बता दे रहा हूँ कि 1218 ईस्वी में ख्वारिज़्म साम्राज्य पर अटैक किया गया, और ख्वारिज़्म का जो शासक था हुआ करता था युवराज जलालुद्दीन, वो भाग कर आ जाता है सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे तक वहाँ पे अटैक किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत की सीमा होती है वो, तो उस समय अटैक कर दिया जाता है वहाँ पे, और जलालुद्दीन आता है दिल्ली, इल्तुतमिश को बोलता है कि भाई साहब आप मुझे शरण दे दो, नहीं तो ये हमें मार देगा। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा ये कह दिया जाता है कि यहाँ पे इतनी ठंड है कि आप ठंड से ही मर जाओगे, इससे अच्छा आप उधर ही रहो, वहाँ पे कुछ दिन बिताओ। तो इस तरह से दिल्ली पर अटैक होने से इल्तुतमिश बचा लेता है, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत ही यंग होती है। वो समझता है कि अगर दिल्ली पर अटैक हुआ तो मंगोल इसे तहस नहस कर देंगे और इसे बचा पाना नामुमकिन सा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये आक्रमण जो है भारत पर, तो उस समय के भारत पर हुआ था, लेकिन अभी के भारत पर नहीं, और न ही दिल्ली सल्तनत पर किया गया था ये आक्रमण।
तो अब हम डिस्कस करेंगे रज़िया सुल्ताना के बारे में। ये 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान रही, शासिका रही। अब इल्तुतमिश जो है अपने अंतिम वर्ष में सोचता है कि उसका कोई भी बेटा लायक नहीं है शासक बनने के लिए, दिल्ली का सुल्तान बनने लायक, और ये सोचता है कि अब रज़िया सुल्ताना को ही बना दिया जाए। लेकिन ये रज़िया सुल्ताना एक महिला होती है तो सभी को कन्विंस करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब कन्विंस कैसे किया जाए, तो वहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि रज़िया सुल्ताना जो है ये दिल्ली की शासक अमीरों के सहयोग से बनी थी, 40 गुलाम सरदारों के सहयोग से बनी थी। ये इसलिए बन गई थी क्योंकि वो लोग सोचते थे कि चलो भाई अच्छा है कि जब कोई महिला आएगी शासिका बनकर तो उनका डोमिनेंस बढ़ेगा, हमारा डोमिनेंस बढ़ेगा। वो बस पपेट की तरह होंगी शासिका, और सारा काम जो है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हुआ इसका उलट। रज़िया सुल्ताना एक निडर और निर्भय शासिका बनी। रज़िया सुल्ताना के द्वारा बहुत सारे अभियान भी चलाए गए, जैसे रणथंभौर में अभियान चलाया गया, फिर लाहौर के खिलाफ एक अभियान चलाया गया जिसका नेतृत्व खुद रज़िया सुल्ताना ने किया था। तो इसीलिए एक बार क्या हुआ कि सरहिंद जाते हुए जो है रज़िया सुल्ताना को कैद कर लिया गया, जिसमें इनके जो अस्तबल शाही अस्तबल का अधीक्षक था याकुत खान, उसको मार दिया गया। और इस पर अटैक जो है वो किसके द्वारा कराया गया था, अल्तूनिया के द्वारा ही कराया गया था, जिससे इन्होंने बाद में शादी की। अब उसके बाद क्या हुआ कि अल्तूनिया के साथ जब रज़िया सुल्ताना आती है दिल्ली की तरफ, फिर से बढ़ती है कि चलो दिल्ली पर राज किया जाए, तब इन्हें डाकुओं के द्वारा मार दिया जाता है। और वो डाकू किसके होते हैं, वो वही अमीर और 40 गुलाम सरदार के डाकू होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि 1240 से लेकर 1246 तक जो शासक है उसके बारे में तो हमने डिस्कस किया ही नहीं, वो तो 1% भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे भी नहीं। अब हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। हम इस शासक के बारे में भी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके शासनकाल में राज्य की समस्त शक्ति जो है वो किसके हाथों में होती है, बलबन के हाथों में होती है। आपने देखा होगा कि बलबन जो है दिल्ली का सुल्तान बनता है 1226 से लेकर 87 तक, लेकिन एरा ऑफ बलबन जो है ये मनाता है, यानी बलबन का युग जो है कब से कब तक मनाया जाता है, 1246 से 87 तक बलबन का युग माना जाता है। तो इसीलिए हम नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो ये भी शासक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। और नासिरुद्दीन मोहम्मद बहुत ही छोटा होता है, और ये बलबन क्या करता है कि अपनी बेटी का शादी जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद से करा देता है, और इससे बलबन की जो शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती है। और बलबन भी 40 गुलाम सरदारों में से एक होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह जिसको कि इल्तुतमिश के द्वारा मार दिया जाता है, फिर रुकुनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के मरने के बाद जो है फिर रुकुनुद्दीन फिरोज बनता है, तो ये कुछ महीनों तक रहता है शासक। फिर रज़िया सुल्ताना बनती है, रज़िया सुल्ताना के बाद बहरम और मशहूद बनता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आता है वो कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद। फिर आता है गियासुद्दीन बलबन। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बलबन के बारे में डिस्कस करेंगे। बलबन भी अमीर सरदारों के सहयोग से ही सिंहासन पर बैठा था, और इसने जो है 40 गुलाम सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि ये समझता है कि भाई अगर ये 40 गुलाम सरदार रहे तो हमें भी हटा दिया जाएगा, हमें भी मे भी कहीं मार दिया जाए। तो इसीलिए इसने जो है वो तुर्कान ए चिहलगानी को ये समाप्त कर देता है। और बलबन ने जो है शत्रुओं के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह एवं रक्त की नीति किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने अपनाई, तो बलबन ने अपनाई। ये लौह रक्त और तलवार की नीति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो दिल्ली की सीमा तक लोगों को लूटने लगते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि मेवातियों को मार दिया जाता है, पकड़ कर मार दिया जाता है। 5 साल से 10 साल से कम उम्र के सभी लोगों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऊपर सभी लोगों को मार दिया जाता है। वहाँ के दिल्ली के इर्द गिर्द के सारे जंगल काट दिए जाते हैं, और वहाँ पे अनेक फौजी थाने कायम कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी विद्रोह ना हो। फिर इसने तुर्कों के प्रभाव को कम करने के लिए सिजदा एवं पैबुस प्रथा को अनिवार्य किया। अब ये सिजदा एवं पैबुस प्रथा क्या है, ये तो सभी को पता होगा ही। सिजदा मतलब हुआ कि झुक कर सिर जमीन तक ले जाना,
और पैबूस मीन्स बादशाह के पाँव को चूमना, यानी कि साष्टांग प्रणाम करो आप और पाँव चूमो, आँख पाँव से लगाओ। तो इससे जो है बलबन का कद ऊंचा हुआ। और इसके अलावा इसने नौरोज उत्सव का आरंभ भी करवाया। अब नौरोज उत्सव जो है ये पर्शियन न्यू ईयर होता है, लेकिन ये नौरोज उत्सव कैसे मनाता था, ये अपना बर्थडे मनाता था 9 दिनों तक। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उसी के बारे में डिस्कस करें तो अच्छा है। देखिए, इसके शासनकाल में भी मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया। ये भी मंगोलों की घुसपैठ से पूरी तरह उत्तर भारत की रक्षा नहीं कर सका, यानी कि बलबन भी इसकी रक्षा पूरी तरह से नहीं कर सका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्षति हुई दिल्ली सल्तनत को या फिर भारत को मंगोल के आक्रमण से, ऐसा भी नहीं हुआ। इसने बहुत ही चालाकी से मंगोलों के आक्रमण से निपटा भी बलबन। फिर इसने दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया। इसने जो है एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना का गठन किया जिसका नाम क्या रखा गया, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या है, ये एक सैन्य विभाग है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जिससे कि और भी जो अमीर जो दिल्ली के होते थे उनके द्वारा इसे पद से हटा नहीं दिया जाए। इसने जो है स्पाई सिस्टम भी लागू किया। स्पाई सिस्टम भी किसके द्वारा लागू किया गया, तो बलबन के द्वारा ही लागू किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि स्पाई सिस्टम जो है दिल्ली स्लेव डायनेस्टी में किसके द्वारा लाया गया, तो बलबन के द्वारा लाया गया। तो बलबन से जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर एक लास्ट पॉइंट है कि गुलाम वंश का यानी कि स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन हुआ, मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद। मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद। अब बहुत लोग कह रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है शमसुद्दीन क्यरमस, लेकिन शमसुद्दीन क्यरमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शमसुद्दीन क्यरमस जो है ये आई थिंक मुश्किल से 3 साल का था। तो इसे सुल्तान कैसे मान लिया जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी जन्म ले और इसे सुल्तान घोषित कर दिया जाए। तो इसीलिए मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। तो आने वाले पार्ट 4 में हम मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 4 में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के बारे में, यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक हम डिस्कस करेंगे और एक ही क्लास में खिलजी डायनेस्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।